Hello friends, I hope you are having a great day. I'm back with this new video on my subject which is cost accounting, and today we are going to do the chapter which is reconciliation of cost and financial records. I am Professor Dhaval Thoria and I welcome you all to our YouTube channel GradCool. Yes, you have heard it right, GradCool. It's a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. Please share this video and other videos with your friends. So guys, as I said that we'll be discussing the chapter which is reconciliation of cost and financial records. Right now, तो सबसे पहले चैप्टर में है क्या सर? तो बेटा चैप्टर में बहुत सिंपल है. एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? समझो तुम एक कंपनी ओन करते हो. तुम एक कंपनी ओन करते हो, तुम्हारा बिजनेस है. ठीक है, तुम्हारे पास दो लोग काम कर रहे हैं, मतलब दो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं. ओके, अब तुम्हारा बिजनेस किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का है. ओके, जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था कॉस्ट शीट का, उसमें हमने मार्कर का एग्जाम्पल लिया था. हम किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे? मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे. तो सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि समझो आप एक मार्कर मैन्युफैक्चरर हो, आप मार्कर्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हो. करेक्ट ना? आपने आपके कंपनी में दो अकाउंटेंट्स रखे हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट रखा है और एक कॉस्ट अकाउंटेंट रखा है. राइट? अब अगर आपको पता हो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. कॉस्ट अकाउंटिंग वो लोग करते हैं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होते हैं. ओके, सो नाउ यू आर manufacturer of markers and you have employed two different accountants in your company, and those are, one is financial accountant and one is cost accountant. ठीक है. अच्छा, अब हुआ क्या है? आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है. ओके, जैसे हम अब तक बनाते हैं, आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं. डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड हम सारे इनकम्स लिखते हैं, और लास्ट में हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है. दैट इज़ नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके, जैसे हम नॉर्मली बनाते आए अब तक वैसे P&L अकाउंट. ओके, और दूसरा जो आपका अकाउंटेंट है हु इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट. उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया है? कॉस्ट शीट बनाया है. क्या किया है? कॉस्ट शीट बनाया. नाउ अगर उसने कॉस्ट शीट बनाया तो उसने क्या किया होगा? उसने सारे एक्सपेंसेस से स्टार्ट किया होगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा होगा, फिर प्राइम कॉस्ट, देन उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा होगा, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा, उसने फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स किया, ऐड किया होगा, उसने फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड किया होगा, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला होगा, देन उसने उसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो उसको लास्ट में फाइनली सेल्स मिला होगा. राइट? दिस इज द वे अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड. अ कॉस्ट शीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट एंड सेल्स. राइट? इट्स अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट. ओके, नाउ इसका मतलब कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने आपका P&L बनाया है. राइट? और आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट शीट बनाया है. अब दोनों में ही फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? प्रॉफिट या लॉस, जो हमको चाहिए होता है. करेक्ट ना? अब होगा क्या? होगा ये कि जो प्रॉफिट तुम्हारा P&L में दिख रहा है और जो प्रॉफिट आपका कॉस्ट शीट में दिख रहा है, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट शीट. ओके, ये दो चीज़ में, ये दो स्टेटमेंट्स है जिसमें आपका प्रॉफिट दिख रहा है. अब क्या होगा? ये प्रॉफिट सेम दिखना चाहिए. राइट? ऑब्वियसली अगर एक अकाउंटेंट ने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, दूसरे अकाउंटेंट ने भी एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों का जो प्रॉफिट है या दोनों में जो लॉस है वो सेम आना चाहिए. राइट? करेक्ट? बट नहीं आता अगर, तो क्या होगा? अगर नहीं आता तो क्या होगा? राइट? आप तो टेंशन में आ जाओगे, अरे यार ये क्या होगा? किसने गलती की? फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने गलती की, आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने गलती की? किसने तो गलती की, आपको ऐसा लगेगा. राइट? तो फिर आपको पूछना पड़ेगा जाके कि भाई क्या हुआ, बताओ हमको, क्यों ऐसे डिफरेंसेस आ रहा है. तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलेगा नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं की है. कॉस्ट अकाउंटेंट भी बोलेगा मैंने भी कोई गलती नहीं की है. राइट? तो अब आप समझिए कि गलती किसी ने भी नहीं करी है. ना फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने गलती करी है, ना ही कॉस्ट अकाउंटेंट ने गलती करी है. हुआ क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने
जो नॉलेज अप्लाई किया है, जो रूल्स अप्लाई किए हैं, दैट इज़ एज पर द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, दैट इज एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो देर आर सर्टन आइटम्स जिसमें ये प्रिंसिपल्स वेरी कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंट का सोच और कॉस्ट अकाउंटेंट का सोच मैच नहीं होता। तो वो सोच मैच नहीं होने से क्या होता है, फिगर्स अलग अलग होते हैं। अगर फिगर्स अलग अलग होंगे, अगर दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है और आपका कॉस्ट शीट है, उसमें अगर फिगर्स अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस का फिगर होगा वो भी चेंज होगा, वो भी वेरी करेगा, करेक्ट। तो यही आपको ढूंढना है कि भाई अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट लॉस और आपके कॉस्ट शीट का प्रॉफिट लॉस, ये फिगर अगर अलग है तो उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस क्या है, ये आपको पता करना है। तो उस रीज़न को पता करने के लिए, उस रीज़न को शो करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, राइट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, बिटवीन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अंडरस्टूड, ओके। नाउ ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो वर्ड है ये आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। कब सुना है बेटा, आपने सुना है आपके 11th स्टैंडर्ड में। आपने कब सुना, 11th स्टैंडर्ड में 4 साल पहले, जो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होता था, बट आपने वो रिकंसिलेशन ऑफ बैंक सीखा था, मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, करेक्ट, ओके। तो जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, ओके, कंसेप्चुअली सेम है, बट जो यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने हैं, आपको जो चीज़ें याद रखनी वो थोड़ी अलग है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ let us see, let us take this example now, let us go through the notes, okay। now यहाँ पे क्या लिखा है, imagine your surprise when the profit and loss account prepared by the financial accountant of X Limited shows a profit of 4,56,000, okay, for the year ended 31st March 2009, while the cost accountant prepared a cost sheet which showed the profit of 5,12,000। मतलब देखो अभी यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट और लॉस बनाया उसमें प्रॉफिट दिख रहा है 4,56,000, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने स्टेटमेंट बनाया है उसमें जो प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज़ 5,12,000। तो आपको क्या लगेगा कि भाई दोनों में से किसी ने तो कोई गलती करी है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, ओके। बट ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी ने भी गलती नहीं करी है, राइट। इसमें क्या है, सिर्फ जो फंडामेंटल अजम्पशंस है फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के, ये जो स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पर जो अजम्पशंस वो लोग लगाते हैं, वो अजम्पशंस दोनों में वेरी करते हैं, दोनों अजम्पशंस अलग अलग होते हैं, प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं। उस वजह से हो सकता है कि जो प्रॉफिट फिगर है या जो लॉस का फिगर है वो अलग अलग होगा। इज दैट अंडरस्टूड? अब हमको ये रिकंसिलेशन क्यों बनाना है सर? हमको रिकंसिलेशन इसलिए बनाना है ताकि हम बता सकें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट स्टेटमेंट के प्रॉफिट और लॉस फिगर में जो डिफरेंस है वो क्यों है, वो डिफरेंस क्यों है वो हम बता सकते हैं। इसीलिए हमको ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल उठ के अगर तुमको कोई पूछे, तुम्हारा कंपनी और तुमको कोई पूछे कि भाई क्यों है डिफरेंस, ऐसा कैसे है, तो आपको वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भाई हाँ ये रीजंस है जिसके वजह से दोनों के प्रॉफिट फिगर्स में डिफरेंस है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके ओके। नाउ अब सबसे पहले तो सर ये डिफरेंस क्यों आता है, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो कब से कि डिफरेंस आ सकता है, बट कैसे आ सकता है और क्यों आ सकता है, राइट। तो उसके 3 रीजंस है। उसके कितने रीजंस है? 3 रीजंस है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में डिफरेंस आ सकता है, ओके। अब वो क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहला है कि ऐसे आइटम्स जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं आते, which means there are certain items which are recorded only in your financial statements and not in your cost statements, right?
फाइनेंशियल बुक्स में उसका एंट्रीज आता है बट कॉस्ट स्टेटमेंट्स में उसका एंट्री नहीं आता। तो सर ये कौन से ऐसे आइटम्स हैं, राइट? अगर आपने कॉस्ट शीट ध्यान से देखा है, अगर आपने कॉस्ट शीट ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट शीट में नहीं आते। जैसे कौन से इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, डिविडेंड हो गया, राइट, बैड डेट्स हो गया, ये एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट स्टेटमेंट्स में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आप रिकॉर्ड नहीं करते, राइट? सो सबसे पहला रीज़न क्या है अगर डिसएग्रीमेंट है दोनों प्रॉफिट फिगर्स या लॉस फिगर्स में आई एम सॉरी, तो ये फर्स्ट रीज़न क्या होगा कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं होते। क्लियर? ओके, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं, ठीक है? अभी मैं शॉर्ट में पहले बता रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट रीज़न। अब सेकेंड रीज़न क्या है? कुछ ऐसे आइटम्स है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होते हैं बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। सिंपल, राइट? पहले वाले में मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब P&L में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर कुछ ऐसे आइटम्स है जो हम कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट्स में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करते हैं बट P&L में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये समझा? ओके, इसमें कौन से आइटम्स होते हैं वो हम देखेंगे। तीसरे ऐसे आइटम्स है बेटा जो रिकॉर्ड दोनों में होते हैं, मतलब वो आइटम आपको या वो फिगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मिलेगा और कॉस्ट स्टेटमेंट्स में भी मिलेगा, विच मीन्स यू विल फाइंड दिस फिगर इन योर P&L अकाउंट एंड इन योर कॉस्ट शीट, बट वो अमाउंट सेम नहीं होगा, दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा। ये समझा? ओके, विच मीन्स कि अगर अमाउंट अलग अलग है तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस फिगर होगा वो भी अलग होगा, करेक्ट? तो अब तक मैंने क्या बताया? तीन रीजंस है। ओके, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये आपका कॉस्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब फर्स्ट रीज़न इज ये फाइनेंशियल है, ये कॉस्ट है। फर्स्ट इज कि जो यहाँ पे है, जो आइटम्स यहाँ पे है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसके वजह से तुम्हारा प्रॉफिट फिगर चेंज होगा, राइट? या अगर यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो। सेकेंड रीज़न इज कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो उसके वजह से भी तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस फिगर में डिफरेंस आएगा, करेक्ट? नेक्स्ट, थर्ड इज कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी है और कॉस्ट स्टेटमेंट्स में भी है, बट इन दोनों में जो फिगर्स है वो मैच नहीं करेंगे, मतलब फिगर्स दोनों में अलग अलग होंगे। तो ये तीन रीजंस के वजह से जो तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट या लॉस का फिगर आता है ना बेटा, वो कभी भी टैली नहीं होगा, मतलब कभी भी सेम नहीं होगा। ओके, ये समझ में आया? यहाँ तक पहले लॉजिक समझा? ओके, अब हम क्या करेंगे, वो आइटम्स देखते हैं जो फाइनेंशियल बुक्स में मतलब फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं लेकिन कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, विच मीन्स P&L में आएंगे लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। ओके, अब वो आइटम्स कौन से देख बेटा, ज़्यादातर तेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? दो ही चीज़ मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा और एक बैड डेट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा और बैड डेट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा और बैड डेट्स मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, बैड डेट कोई भी हो सकता है, ये समझ में आया? अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट आ सकता है। अभी देख कौन सा इंटरेस्ट है, देख इधर, इंटरेस्ट पेड हो या रिसीव्ड हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल या इंटरेस्ट इनकम बोल, सारा आएगा। अब देख क्या क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड ऑन डिबेंचर्स, पे किया इंटरेस्ट। नेक्स्ट देख, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट मिला, या फिर बैंक लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट चुकाया, ओके, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया था उस पर भी इंटरेस्ट चुकाया, पे किया। नेक्स्ट देख, इंटरेस्ट चार्ज और पेड टू डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स से इंटरेस्ट मिला या क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे किया। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट्स वो भी नहीं आता बेटा यहाँ पे। कहाँ पे नहीं आता? कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं आता, बट फाइनेंशियल बुक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन रिटर्न्स, जो PFDD आपने पढ़ा हुआ है 12th में,
PFDD प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और PFDC प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बैड डेट्स जैसे समझ लो उससे रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स हो गया या बैड डेट्स फ्यूचर में जो पास्ट में जो बैड डेट हुआ था वो हमको रिटर्न मिल गया रिकवर्ड, वो भी यहाँ पे नहीं आता। अगर बैड डेट नहीं आएगा तो बैड डेट रिकवर भी नहीं आएगा। ओके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, डिस्काउंट्स नहीं आता। ओके नेक्स्ट इज देख इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड और रिफंडेड। इनकम टैक्स कब आता है? प्रॉफिट के बाद आता है, पहले आता है क्या? नहीं आता। तो प्रॉफिट के बाद जो भी चीज़ें आती है मतलब अप्रोप्रिएशंस, वो हम कभी भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। अप्रोप्रिएशंस आर नेवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या? प्रॉफिट होने के बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस प्रॉफिट का, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें से फाइनल प्रॉफिट में से पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नेट प्रॉफिट देन बाद में उनको उनमें शेयर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं अप्रोप्रिएशंस, वो अगर कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, कुछ जो प्रॉफिट है वो जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करती है, कुछ प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स मतलब खुद के पास रखती है, कुछ प्रॉफिट डिविडेंड बांट देती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कभी भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते आप, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट पेनल्टी एंड फाइन्स पेड और रिसीव्ड, पेनल्टी फाइन्स, रेंट रिसीव्ड और पेड। ओके लॉसेस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते, लॉसेस चोरी हो गई, जल गया, ओके ये सारा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता। कोई अगर फिक्स्ड एसेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे जो प्रॉफिट लॉस आता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते? कॉस्ट शीट में। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते बेटा? बहुत सिंपल है कि ये हम यहाँ पे कॉस्ट शीट में किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम जो कॉस्ट शीट बनाते हैं दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे या इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड तो है ही नहीं, तो कॉस्ट शीट में तो नहीं आएगा, अंडरस्टूड। ओके ये उसका लॉजिक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड, अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र किया उसका खर्चा या शेयर ट्रांसफ़र करने पे जो फीस मिलती है कंपनी को वो सब नहीं आता। डोनेशंस रिसीव हुए या डोनेशंस दिए तो वो सब भी नहीं आते, ये सब प्रोडक्ट्स रिलेटेड नहीं है। ओके नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अगर कोई चीज़ रिटर्न ऑफ की है, राइट, बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं जो राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ्स भी कॉस्ट शीट में आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो ये सारी ऐसी आइटम्स है जो आप फाइनेंशियल बुक्स में तो रिकॉर्ड करते हो लेकिन कॉस्ट शीट में या कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक्स इन दोनों में डिफरेंस आता है। इन दोनों में क्या आता है बेटा? डिफरेंस आता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया, अब हम सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था मैंने बेटा? सेकेंड पॉइंट में मैंने ये बोला था कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। अब ये क्या है? यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि बेटा ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते इसको क्योंकि ये मियर बुक एंट्रीज होते हैं, इसका पैसा एक्चुअल में लेन देन नहीं होता। इस वजह से ये जो आइटम्स है वो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे बट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि इसको एक्सपेंस माना जाता है। ओके ना, ऐसे कौन से आइटम्स हैं? अब कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट बुक्स में हम नोशनल चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, नोशनल चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं हम कॉस्ट बुक्स में, जैसे नोशनल रेंट चार्जेस ऑफ ओन प्रीमाइसेस। हमारा खुद का प्रीमाइस है, जैसे अगर तुम्हारा बिजनेस है, ओके, तुम्हारे पास खुद का एक प्रॉपर्टी है जो तुम ऑफिस के जैसे यूज़ कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो? प्रॉपर्टी खुद का है, ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? ऑफिस के एक्सपेंस से आप रेंट देते हो खुद को, ऑफिस के एक्सपेंसेस में से आप खुद को रेंट दे रहे हो। ओके, तो ये कोई बात हुई क्या? इसमें एक्चुअल में कोई पैसे का लेन देन होने वाला है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रीमाइसेस आपका है, बिजनेस भी आपका है, तो आप सिर्फ आपका टैक्स कम करने के लिए वो रेंट बता रहे हो कि आप बिजनेस से खुद को रेंट दे रहे हो। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर विद दिस? तो ये नोशनल रेंट जो है हम वो फाइनेंशियल बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते बट कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होता है, उसको एक्सपेंस माना जाता है। फिर अगर प्रोपराइटर ने खुद को सैलरी दिया बिजनेस से, तो इसमें भी कोई दिस इज जस्ट मियर बुक एंट्री, इसमें कोई एक्चुअल में पैसों का लेन देन नहीं होने वाला। अंडरस्टूड? इसलिए ये वाला फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा बट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर्स फंड, इंटरेस्ट ऑन जैसे कैपिटल जो आप सुनते हो, राइट?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो ये कौन देता है? ओनर देता है अपने बिजनेस से खुद को, अपने बिजनेस से खुद को कैपिटल दे रहा है। तो भाई इसमें भी कोई थोड़ी पैसे का लेन देन होने वाला है। इज इट अंडरस्टूड? ओके, सो ये सब जो है वो मियर बुक एंट्रीज होते हैं बेटा। इसके लिए ये फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते बट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर? तो ये ऐसे आइटम्स थे जो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं बट फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। अब हम तीसरे आइटम्स देखते हैं। ये ऐसे आइटम्स है जो दोनों में रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फाइनेंशियल बुक्स में भी और कॉस्ट बुक्स में भी रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इनका फिगर अलग होगा। इनका फिगर मतलब अमाउंट अलग होगा। ओके, अब ऐसे 3 आइटम्स हैं, आप याद रखिएगा। ऐसे 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हो सकता है ये। सबसे पहला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकता है फाइनेंशियल बुक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड किया हो और कॉस्ट बुक्स में WDV मेथड किया हो। पॉसिबल, राइट? अगर दोनों में अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो अमाउंट भी जाहिर है अलग अलग ही आएगा डेप्रिसिएशन का। अंडरस्टूड? सो सबसे पहला चीज़ क्या है? थर्ड पॉइंट मतलब वो आइटम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब फाइनेंशियल बुक्स में भी और कॉस्ट बुक्स में भी, लेकिन अमाउंट अलग है। तो अमाउंट किस का अलग हो सकता है? सबसे पहला डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि जो मेथड यूज़ कर रहे हो डेप्रिसिएशन का वो अलग अलग हो सकता है फाइनेंशियल बुक्स में और कॉस्ट बुक्स में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग अलग हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग अलग हो सकता है, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑब्वियसली, राइट? तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन अगर अलग अलग है, इन दैट केस ऑल्सो द फाइनल फिगर ऑफ द स्टॉक वुड वेरी इन बोथ द केसेस, इन फाइनेंशियल बुक्स एज वेल एज द कॉस्ट बुक्स। अगर स्टॉक को फाइनेंशियल बुक्स में अलग मेथड से वैल्यू किया है और कॉस्ट बुक्स में अलग मेथड से वैल्यू किया है तो दोनों का फिगर अलग अलग होगा। करेक्ट और नॉट? राइट? तो सेकेंड पॉइंट क्या है तुम्हारा? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। और तीसरा पॉइंट है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब खर्चे। कोई भी ऐसा खर्चा, ओके, अगर आपने कॉस्टिंग या कॉस्ट ढंग से पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता हो ओवरहेड्स चैप्टर अगर आपने किया है, तो ओवरहेड्स माइट बी एब्जॉर्ब्ड बाय वेरियस मेथड्स इन कॉस्टिंग, राइट? मशीन आवर रेट हो सकता है, लेबर आवर रेट हो सकता है, राइट? ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करने के या एक्सपेंसेस को अब्जॉर्ब करने के। तो एक्सपेंसेस के भी वैल्यूएशन में फ़र्क आ सकता है, एक्सपेंसेस के फिगर में फ़र्क आ सकता है किसी एक्सपेंस में। ओके, तो अगर कोई एक्सपेंस अगर फाइनेंशियल बुक्स में है और कॉस्ट बुक्स में है, लेकिन दोनों का फिगर अलग अलग है, राइट? फिगर अलग अलग है। तो अगर फिगर अलग अलग होगा बेटा तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा तुम्हारे फाइनल प्रॉफिट या लॉस में, राइट? तो तीसरा पॉइंट क्या है? ओवरहेड्स। अंडरस्टूड? अच्छा, अब आपको एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं हम, राइट, उसमें ये जो 3 चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, सेकेंड हमने जो किया वो था तुम्हारा स्टॉक वैल्यूएशन, सेकेंड क्या किया? स्टॉक वैल्यूएशन, और तीसरा हमने जो भी किया ओवरहेड्स, अब जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड क्या है? डेप्रिसिएशन इज ओवरचार्ज्ड या अंडरचार्ज्ड। क्या याद रखना है? डेप्रिसिएशन इज ओवरचार्ज्ड या अंडरचार्ज्ड। ओके, सेकेंड हमने जो देखा स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं, तो आपको याद रखना है या तो ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड। स्टॉक के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है? ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है? ओवर एब्जॉर्ब। ओवरहेड्स को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, तो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, क्लियर? तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो ये कैसे बनाते हैं। करेक्ट, अभी हम ये पढ़ेंगे कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो गाइस अभी देखो, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाना है क्योंकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपका जो कॉस्ट शीट है
इसका जो प्रॉफिट है, ये दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है या लॉस अलग अलग है, करेक्ट। तो इसको आपको अभी रिकंसाइल करना है कि भाई डिफरेंसेस क्या क्या है। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी दिया होगा, और अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए होंगे जो डिफ़र करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स में। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट है उससे, फिर आप क्या करेंगे उसमें जो चेंजेस है वो एडलेस करेंगे, जो भी डिफरेंसेस है वो। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट से अगर आप स्टार्ट करेंगे और जो ट्रांजैक्शंस दिए होंगे वो एडलेस करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है ना वो कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ होगा वो आना चाहिए। ओके, तो एक तरीका क्या है कि यू स्टार्ट विथ प्रॉफिट या लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसमें ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे या लेस होंगे, ऐड लेस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए दैट शुड बी योर प्रॉफिट योर लॉस एज पर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, करेक्ट। अच्छा, सेकेंड तरीका क्या है कि आप कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करो, मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करो, फिर जो ट्रांजैक्शंस है वो ऐड लेस करो, तो आपका जो फाइनल फिगर है वो प्रॉफिट या लॉस एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आना चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है कि आपको दोनों ही प्रॉफिट या लॉस दिया होगा। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ सकता है और कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ सकता है। ओके, बट ये जो प्रॉफिट और लॉस जो बनाना है ना वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको दिया होगा, पीएनएल अकाउंट दिया होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ सकता है। ओके, कॉस्ट शीट बनाना पड़ सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है, तो उससे आप पहले कॉस्ट शीट बनाओगे। वो कॉस्ट शीट बनाने के बाद आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस एज पर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको पता चलेगा। तो फिर आप वो कॉस्ट शीट बनाने के बाद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस दिया नहीं होगा कॉस्टिंग का, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए आपको जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन। ओके, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, और उसके बाद आप एक क्वेश्चन भी उसके बाद जो है वो आप देख लें एक बार, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें अगर आपको कॉस्ट शीट नहीं पता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है। तो प्रोसीजर क्या है, बस प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको दोनों प्रॉफिट पता होना चाहिए, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर आप उसका रिकंसिलेशन बनाएंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द ट्रांजैक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस ना दिया हो तो आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले, और फिर आप रिकंसिलेशन करेंगे। ओके, तो सर रिकंसिलेशन का फॉर्मेट क्या है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, दो तरीके हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि देयर आर टू वेज। नाउ सबसे पहला देखो क्या बोला है, स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट, स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट। ओके, अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं तो कैसे बनेगा हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। देखो, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे आप 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम। सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर दूसरा कॉलम होगा अमाउंट कॉलम, और तीसरा कॉलम भी होगा अमाउंट कॉलम। जो फर्स्ट वाला अमाउंट कॉलम है, मतलब ये वाला, ओके, ये वाला जो अमाउंट कॉलम है ये इनर अमाउंट कॉलम है, और ये वाला आउटर अमाउंट कॉलम है। ओके, मतलब जो कैलकुलेशन होगा वो हम इनर कॉलम में करेंगे जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, और उसको ऐड करके फिर बाहर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे ये। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ व्हेन आई से दैट वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। आई स्टार्ट विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ओके, फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स लेस होंगे। ओके, और जब तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा दैट फाइनल आंसर शुड बी योर कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज पर द कॉस्टिंग बुक्स, एज पर द कॉस्ट शीट। ओके, मतलब पहला तरीका क्या है, मैंने फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट किया, एडलेस ट्रांजेक्शन्स किया, तो मेरा आंसर
कॉस्ट का प्रॉफिट या लॉस आना चाहिए। ओके, ये एक तरीका, अगर आपको दोनों ही प्रॉफिट पता है तो। सेकेंड तरीका क्या है, उल्टा, स्टार्टिंग विथ द कॉस्टिंग प्रॉफिट, स्टार्टिंग विद द कॉस्टिंग प्रॉफिट, मतलब हम अब कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट किया, मतलब अमाउंट एज पर कॉस्टिंग बुक्स। ओके, फिर मैं कुछ ट्रांजेक्शन उसमें ऐड करूँगा, ओके, कुछ ट्रांजेक्शन्स उसमें लेस करूँगा, कुछ ट्रांजेक्शन उसमें लेस करूँगा, ओके, और जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए दैट शुड बी माई फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस, दैट इज एज पर द फाइनेंशियल बुक्स। इज दैट क्लियर? ओके, पहले ये फॉर्मेट समझा, बहुत सिंपल है। या तो आप फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट करो, ट्रांजेक्शन्स को एडलेस करो, कॉस्टिंग प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करो, ट्रांजेक्शन्स एडलेस करो, तो आपका फाइनल आंसर शुड बी फाइनेंशियल प्रॉफिट या प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हम ये जो ऐड हो रहा है या ये जो लेस हो रहा है वो कैसे करेंगे? करेक्ट, ये जो ऐड हो रहा है या जो ये लेस हो रहा है वो कैसे करेंगे? क्लियर? तो उसके लिए बहुत सिंपल आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ओके, मतलब ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो बनेगा ही, वो आपका मेन सोल्यूशन होगा। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट है वो। वर्किंग नोट अगर आपको समझ गया तो ये जो चैप्टर है इट इज़ लाइक अ कप ऑफ केक, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ओके, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो हम अभी काम करते हैं, हम सीधा वर्किंग नोट पे जंप करते हैं। ओके, तो ये है हमारा वर्किंग नोट। ठीक है, अब पहले वर्किंग नोट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। समझो, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट किया, तो आप वर्किंग नोट में क्या करेंगे, टी फॉर्मेट बनाएंगे। टी फॉर्मेट मतलब डेबिट क्रेडिट वाला। टी फॉर्मेट मतलब डेबिट क्रेडिट में जैसे आप P&L अकाउंट बनाते हैं ना, वैसा रफ में बनाएंगे। ठीक है, तो दो बनाएंगे। देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा फॉर्मेट ये वाला, और दूसरा देखो ये उसके बाजू में मैंने वापस बनाया है ये वाला। ओके, तो ये क्या है, रफ में वर्किंग नोट जो बनाया है ये, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस और कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये टी फॉर्मेट बनाया मैंने, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये भी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ओके, अगर आपको पता हो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड क्या आता है बेटा, एक्सपेंसेस या लॉसेस आता है। क्या आता है? एक्सपेंसेस या लॉसेस। और क्रेडिट साइड क्या आता है बेटा, इनकम्स एंड गेन्स। क्या आता है बेटा, इनकम्स एंड गेन्स। सेम वे यहाँ पे भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड और इनकम्स क्रेडिट साइड। यहाँ तक समझा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको साइन देना है, जो आप, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पहले जो आप टी फॉर्मेट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का होगा। ठीक है, और सेकंड होगा कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का। अब जो आप साइन देंगे वो साइन बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस और प्लस, वेरी सिंपल। ओके, वापस से बताता हूँ, अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस से स्टार्ट करते हैं तो हम दो टी फॉर्मेट बनाएंगे बाजू बाजू में। पहले बनाएंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, उसके बाजू में बनाएंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। ठीक है, ओके, साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या है आपको समझेगा धीमे धीमे। अंडरस्टूड? ओके, डेबिट साइड में होते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में होते हैं इनकम्स। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप आज तक पढ़ते आए। ओके, यहाँ तक समझा? अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ये वर्किंग नोट बना देंगे, जैसे ही आप ये वर्किंग नोट बना देंगे, तो आप एक एक ट्रांजेक्शन, अभी जो एडजस्टमेंट्स में आपको क्वेश्चन में दिए होंगे वो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। ओके, अब ये ट्रांजेक्शन में क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ये ट्रांजेक्शन में तीन चीज़ें होगी। सबसे पहली, ऐसी आइटम्स जो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब वो या तो एक्सपेंस साइड हो सकता है या तो इनकम साइड हो सकता है। करेक्ट, मतलब दोज आइटम्स विच अपीयर इन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे वो नहीं है।
यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन होंगे। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ओके, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऐसा होगा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में भी है, लेकिन दोनों में अमाउंट अलग अलग है, दोनों में अमाउंट अलग अलग है। तो ये हम ऑलरेडी जब थियरी कर रहे थे तब हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड में डिफरेंस है वो 3 रीजंस की वजह से होता है। देयर आर आइटम्स विच अपीयर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट नॉट इन योर कॉस्ट स्टेटमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर सर्टेन आइटम्स विच अपीयर इन योर कॉस्ट स्टेटमेंट्स बट नॉट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड इज items which appear both in financial statements as well as cost statements but their amounts are different, उनके amounts different है, ठीक है। is that understood very clearly? now अब आपको क्या करना है, अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो ऐसा कोई एक्सपेंस है, ऐसा कोई एक्सपेंस है, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो एक्सपेंस 100 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का है। ओके, एक्सपेंस इज ऑफ 100 रुपीज़, एनी एक्सपेंस। ओके, एनी एक्सपेंस इज ऑफ 100 रुपीज़। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्ट स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू नील है, यहाँ पे इसका वैल्यू नील है, मतलब 0 है। करेक्ट? तो आप ऐसे लिखेंगे। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना है या लेस करना है। तो आपको सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन करना है। देखो, सबसे पहले साइन देखो, प्लस माइनस, प्लस 100 माइनस 0, प्लस 100 है, प्लस 100 माइनस 0, तो कितना होता है बेटा? 100 होता है पॉजिटिव में, राइट। इसका मतलब आप उसको आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। इसका मतलब आप उसके आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। क्लियर? मतलब दोज एक्सपेंस विच अपीयर इन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, okay, you will add that expense to your reconciliation statement when you start your reconciliation statement with financial profit or loss. Understood? Okay? अच्छा, चलो नेक्स्ट। ऐसा कोई इनकम है, ऐसा कोई इनकम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया है। समझो इसका वैल्यू हम लेते हैं 80। ओके, इनकम होता है तो क्रेडिट साइड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये इनकम जो है, कोई जो भी इनकम होगी वो इनकम आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? नील, यहाँ पे नील है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको सर ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। तो देखो साइन देखो, -80 प्लस 0, -80 प्लस 0, तो -80 प्लस 0 कितना होता है बेटा? -80 होता है। मतलब इस ट्रांजैक्शन को आप आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे या लेस करेंगे बेटा? लेस करेंगे। क्या करेंगे आप? लेस करेंगे, क्योंकि -80 आ रहा है, ठीक है। इसको आप लेस करेंगे। समझ में आया? बहुत सिंपल। ओके, चलो अब हम बात करेंगे ऐसे आइटम जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो देखिए उसमें क्या करना है आपको? बहुत सिंपल करना है। अब समझो ऐसा कोई एक्सपेंस है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले देखो एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। समझो मैं इसका अमाउंट देता हूँ 50। इसका मतलब कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है तो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये एक्सपेंस फाइनेंशियल बुक्स में नहीं है, मतलब यहाँ पे ये नील है, यहाँ पे ये क्या है? नील है, राइट। तो अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो बहुत सिंपल है। साइन देखिए पहले, +0 -
50 प्लस 0 माइनस 50, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 50 आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन को आप आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम। ऐसी इनकम जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड की गई है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है। तो मैं वो जो इनकम है वो पहले यहाँ लिख दूंगा, जो भी इनकम होगी। ओके, इनकम समझो मैं अमाउंट लेता हूँ यहाँ पे 60। अब इनकम 60 रुपीज़ की रिकॉर्ड की गई है आपके कॉस्ट बुक्स में, लेकिन आपके फाइनेंशियल बुक्स में वो इनकम रिकॉर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे नील है, यहाँ पे वो नील है। ओके, अब इसको देखते हैं क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। तो बेटा साइन देखो, यहाँ पे है -0 प्लस 60, -0 प्लस 60, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? प्लस 60 आ रहा है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को आप आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। ओके, समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये हो गया ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किए गए लेकिन कॉस्ट बुक्स में नहीं किए गए, ये हमने देख लिया। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए, वो भी देख लिया। अब हम तीसरा देखते हैं ऐसे आइटम्स जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है लेकिन अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट क्या है? अलग अलग है। तो उसको क्या करेंगे? समझो मैं डेप्रीशिएशन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट होगा। अभी समझो वो डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है एट 80 रुपीज़, एट 80 रुपीज़। कितने में डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड किया गया है? 80 रुपीज़। लेकिन वही डेप्रीशिएशन आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स में 70 है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कितना है बेटा? 70 है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज मैंने बताया बेटा, डेप्रीसिएशन के लिए आपको ओवर चार्ज याद रखना है, स्टॉक के लिए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड याद रखना है, और ओवरहेड्स के लिए मतलब एक्सपेंसेस के लिए ओवर एब्जॉर्ब्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड याद रखना है। ओके, अब इसको बोलने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके, अगर आप कॉस्ट बुक्स से स्टार्ट करते हैं तो आप लिखते हैं डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ओके, ओवर चार्ज्ड यहाँ पे फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा है मतलब ओवर चार्ज्ड है, कॉस्ट बुक्स में कम है मतलब अंडर चार्ज्ड है। ओके, अब देखो दोनों में डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे 80 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 70 है। तो अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सेम साइन देखना है। देखो प्लस 80 माइनस 70 प्लस 80 माइनस 70, तो 80 माइनस 70 कितना होता है बेटा? 10 होता है, राइट? 10 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, मतलब आप डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आपके रिकन्सिलिएशन में क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? वेरी क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब समझिए ऐसा कोई इनकम है जो आपके फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, क्रेडिट साइड है, ठीक है? समझो उसका वैल्यू है 70, उसका वैल्यू है 70 जो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है 70 रुपीज़ पे, और यही जो इनकम है वो आपके कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है एट 50। किस पे रिकॉर्ड किया गया है? 50। अंडरस्टूड? ओके, तो अब आप क्या बोलेंगे? ये जो इनकम है, ओके, वो यहाँ पे 70 है लेकिन यहाँ पे 50 ही है, करेक्ट? तो अब साइन देखेंगे हम। सबसे पहले -70 प्लस 50, -70 प्लस 50, तो -70 प्लस 50 तो कितना होता है बेटा? -20 होता है। मतलब इस ट्रांजेक्शन को आप आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर? और वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे 80 लिया है, यहाँ पे मैं कम लेता हूँ और यहाँ पे मैं ज़्यादा लेता हूँ। ओके, तो इन बोथ द केसेस आपको अमाउंट जो दिया होगा वो लिखना है और फिर प्लस माइनस का साइन देख के आपको उसको आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। ओके, या ऐड होगा या फिर लेस होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन। ये आपको समझा? वेरी क्लियर? ओके,
बहुत ईजी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपको दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है कि आपको ये दोनों अमाउंट नहीं दिए, ये 80 और ये 70 नहीं दिया, आपको 80 और 70 नहीं दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं। समझो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि डेप्रिसिएशन इज ओवरचार्ज्ड बाय ₹20 इन फाइनेंशियल बुक्स। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड है कहाँ पे, फाइनेंशियल बुक्स में 20 रुपये से ज़्यादा है, ओवरचार्ज्ड है। ओके, कहाँ पे, फाइनेंशियल बुक्स में। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो ओवरचार्ज्ड है 20 रुपये से, तो मैं यहाँ पे 20 रुपये लिखता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे कितना लिखता हूँ, 20 रुपये लिखता हूँ। ओवरचार्ज्ड है, क्या है, ओवरचार्ज, यहाँ पे ओवरचार्ज्ड है। अगर यहाँ पे 20 रुपया ओवरचार्ज्ड है मतलब यहाँ पे नील होगा, यहाँ पे क्या होगा, नील। ये आपको ऐसे अज्यूम करना है। मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, 20 होगा। ओके, अगर और दूसरा एग्जांपल है तो आप ऐसे करिए, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में ओवरचार्ज्ड है तो आप कोई भी रैंडम फिगर पहले कॉस्ट बुक्स में ले लो। समझो आप 10 लेते हो, 10 लिया, अगर कॉस्टिंग में 10 है तो फाइनेंशियल में कितना होगा, 20 ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। कितना होगा, 30। तो आप ऐसे एज्यूम कर लें, ठीक है। तो आप साइन देखेंगे तो देखो यहाँ पे +30 -10, +30 -10 मतलब 30 - 10 20 आप ऐड करेंगे कहाँ पे, आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं, समझो कि डेप्रिसिएशन अगर ओवरचार्ज किया गया होता आपके कॉस्टिंग बुक्स में, अगर यही डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज किया गया तो आपके कॉस्टिंग बुक्स में, तो मैं यहाँ पे 20 लिखता, और यही डेप्रिसिएशन समझो मैं यहाँ पे लिखता नील। मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 20 ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा। ओके, मतलब 20 का डिफरेंस है। ओके, अब आप साइन देखेंगे, +0 -20, +0 -20, तो क्या आएगा बेटा आंसर, -20 आएगा। मतलब इसको आप लेस करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। अंडरस्टूड, ओके। अच्छा सर, यही अगर अंडर चार्ज बोला होता, ये ओवर चार्ज की बात की हमने, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, अंडर चार्ज्ड। क्या बोलेंगे, अंडर चार्ज। तो समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस, समझो स्टॉक वैल्यूएशन, क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन। अब मैं ओपनिंग स्टॉक का समझता हूँ। समझो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बाय 30। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अंडर वैल्यूड बाय ₹30 इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 30 रुपया कम है, फाइनेंशियल में 30 रुपया कम है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे मैं बोला है फाइनेंशियल बुक्स में 30 रुपया कम है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझो 30 लेता हूँ, रैंडम फिगर। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 कम है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा, राइट। या तो कोई रैंडम फिगर लो, समझो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 30 रुपया कम है, तो कितना होना चाहिए, 50 - 30 इज 20। कितना होना चाहिए, 20। अब आप साइन देखें, साइन देखेंगे तो देखो +20 - 50, 20 - 50 इज -30, मतलब आप आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब यही हम एक समझो क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। समझो मैं ये बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मतलब कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कितना कम है, 50 रुपया कम है। एग्जाम्पल, कितना कम है, 50 रुपया कम है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड आएगा, मैं लिखता हूँ, समझो यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूँ। यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूँ। अब मैंने बोला कि फाइनेंशियल बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 50 रुपये से कम है। कहाँ पे कम है, फाइनेंशियल बुक्स में कम है। ओके, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। ओके, यहाँ पे 50 रुपया कम है। तो मैं क्या करता हूँ, समझो यहाँ पे कोई रैंडम फिगर उठा लो, 90। ओके, यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे 50 रुपया कम है, मतलब 90 में से 50 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा,
राइट। तो अभी आप क्या करोगे, साइन देखोगे, -40 + 90, मतलब 90 - 40 तो कितना होता है बेटा, 50 होता है पॉजिटिव। मतलब आप आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इसको ऐड करोगे, क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। समझो मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ, अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे कितना होगा, 50 कम, मतलब 50 - 50 कितना आएगा, नील। तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आपका अमाउंट, मतलब आपको 50 प्लस करना है, समझा। तो नील वाला लॉजिक बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर रैंडम फिगर लेके करना है तो आप रैंडम फिगर लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो फिगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा कि ज़्यादा कितना है, कम कितना है, अंडरस्टूड, ओके। बट ये लॉजिक आप याद रखें, अगर ये लॉजिक आप याद रखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ओके। अच्छा, नाउ अभी समझो ये तो हमने फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस। अगर यही क्वेश्चन अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से, तो कोई चेंज नहीं होता, रूल्स में कोई चेंज नहीं होता, खाली एक ही चेंज होता, यहाँ पे पहले हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला बनाएंगे और फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाला बनाएंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से किया है, तो हम पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स का टी फॉर्मेट बनाएंगे और फिर फाइनेंशियल बुक्स का। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट किया था, तो पहले फाइनेंशियल बुक्स बनाए और फिर कॉस्टिंग बुक्स बनाए, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करेंगे, ओके, तो आपको पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना है और फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाना है, ओके। साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे उल्टा माइनस प्लस, ओके। बाकी जो रूल है वो एकदम सेम रहेगा, जैसे जो हमने ये सारे जो है ट्रांजेक्शन्स देखे, ओके, वो ट्रांजेक्शन आपको जैसे के वैसे लिखने हैं और आपको साइन के हिसाब से उसका फिगर ऐड या लेस करना है। अगर फाइनेंशियल बुक्स में है तो आप पहले उसको फाइनेंशियल बुक्स में लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। अगर कॉस्टिंग में नहीं है तो फिर आप कॉस्टिंग में नील लिखेंगे और आप साइन देखेंगे, प्लस है माइनस है, उस हिसाब से आप उसको ऐड लेस करेंगे, ओके। अगर कॉस्टिंग बुक्स में है तो आप उसको अमाउंट को कॉस्टिंग बुक्स में लिखेंगे, फाइनेंशियल बुक्स में नील आएगा और फिर आप साइन के हिसाब से दे देंगे। अगर दोनों में है लेकिन अमाउंट चेंज है तो आप दोनों में पहले अमाउंट लिख दें, ओके। अमाउंट लिखने के बाद साइन के हिसाब से आप उसको वापस ऐड या लेस कर दें। मतलब दोनों में क्या होना है, चेंज क्या हो रहा है, पहले अगर फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करें तो पहले टी फॉर्मेट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाएंगे और फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ओके। अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स वाला टी फॉर्मेट पीएनएल पहले बनाना है और फिर बाद में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाला पीएनएल बनाना है। साइन होगा प्लस माइनस माइनस प्लस हमेशा, ओके। तो ये डिफरेंस आप याद रखें, क्लियर। अच्छा, इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। वो नेक्स्ट आपको वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, वो आपके क्वेश्चन के लिए। तो जब आप वो क्वेश्चन वाला वीडियो देखेंगे तो आपका जो ये कंसेप्ट है वर्किंग नोट वाला वो आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। इज़ दैट अंडरस्टूड। तो ये जो आप वर्किंग नोट है वो आप बहुत ध्यान से समझ लें, ओके। उसके लिए आपका रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपका ये वर्किंग नोट समझ में आ गया तो। इज़ दैट वेरी क्लियर, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो देखें, आपको अगर ये क्वेश्चन के साथ अगर समझना है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। वी आर फ्रॉम ग्रैडकुल. It's a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Please subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. ठीक है? Thank you so much.